अच्छा, इसमें जो हुक्ला है वो तो इसमें कुछ नहीं है। एक्सटेंशन, लोड आप कनेक्ट कर लो, इलास्टिक चेंज, प्रोपोर्शनिटी लिमिट। अच्छा, प्रोपोर्शनिटी लिमिट इस ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। ये आप देख लो, इसमें कुछ नहीं है कि हम इसको एक मास को अटैच कर लेते हैं, उसमें जितना एक्सटेंशन आएगा वो सारी बातें इसमें की है। सही है। अच्छा, जब आप लोड को इंक्रीज करोगे तो एक्सटेंशन आपका ये ज्यादा होता जाएगा, इसमें एक्सटेंशन ज्यादा होता जाएगा। सही है। अगर मैं लोड को यहां पे रख दूं तो ज्यादा होगा, यहां पे रख दूं तो ज्यादा होगा, यहां पे रख दूं तो ज्यादा होगा। पी पॉइंट इज माई प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और ई इज योर इलास्टिक लिमिट। सही है। अच्छा, पी तक आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कांस्टेंट रहेगा, यानी पी पॉइंट तक अगर आप जाओगे तो अगर आप लोड को इंक्रीज करोगे तो आपका एक्सटेंशन भी उसी रेशो से इंक्रीज होगा। सही है। जितना लोड इंक्रीज करोगे तो उसी रेशो से एक्सटेंशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन पी पॉइंट को जब क्रॉस कर लो, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को आप क्रॉस कर लो, तो फिर मसले पैदा होते हैं। फिर अगर आप लोड को इंक्रीज करोगे तो एक्सटेंशन उतना इंक्रीज नहीं होगा। सही है जी। तो जब ई पॉइंट तक पहुंच जाओ, यानी अगर आप लोड को पी पॉइंट से बियॉन्ड चले जाओ, यानी पी पॉइंट से बियॉन्ड जब चले जाओ और आप लोड को इंक्रीज कर लो तो एक्सटेंशन आएगा, लेकिन वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा लोड के। सही है। उसके बाद अगर आप लोड को रिमूव कर दो, सही है, लोड को आप जीरो कर दो, तो स्प्रिंग दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। सही है। लेकिन अगर आपने ई पॉइंट को भी क्रॉस कर लिया, ई पॉइंट इज योर इलास्टिक लिमिट, अगर उसको आपने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद जी अगर आप लोड को इंक्रीज करोगे तो फिर वो अपनी पोजीशन में दोबारा नहीं जाएगा, मींस इलास्टिसिटी उसकी खत्म हो जाएगी, वो फिर उसी पोजीशन में होगा, यानी ब्रेक डाउन हो जाएगा। सही है। और उसको हम प्लास्टिक कहते हैं। जिस तरह आप प्लास्टिक को पे फोर्स अप्लाई कर लेते हो या लोड अप्लाई कर लेते हो तो वो एकदम से टूट जाता है। सही है। तो उसको हम यानी पॉइंट बियॉन्ड ई इज योर प्लास्टिक, वो प्लास्टिक रीजन है। ये सर आपका प्लास्टिक रीजन है। सही है। अच्छा, फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एक्सटेंशन। फोर्स क्या है? लोड है। लोड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एक्सटेंशन ई, सो एफ इज इक्वल टू के ई। स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी। अच्छा, when an object has its shape changed by force acting on it, the object is said to be strained. सही है। Work has to be done by the force to cause this strain, provided that the elastic limit is not exceeded. सही है। The object can do work as it return to its original position when the force is removed. Energy is stored in the body as potential energy when it is strained. This particular form of potential energy is called elastic potential energy एंड स्ट्रेन पोटेंशियल एनर्जी और सिंपल स्ट्रेन एनर्जी। सही है। समझ आ गया आपको? और इसी एनर्जी को फिर ये यूटिलाइज करते हैं और अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले जाते हैं। सही है। इस स्ट्रेन एनर्जी को। सही है। तो मतलब वो इलास्टिक लिमिट जहाँ पे खत्म होगी वहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी भी खत्म होगी, खत्म हो जाएगी, फिर वो अपने पोजीशन में वापस नहीं जाता। यानी अगर आप बियॉन्ड ई पॉइंट से जाओगे, बियॉन्ड ई पॉइंट से जाओगे तो फिर स्ट्रेन एनर्जी खत्म हो जाती है। सही है। अच्छा, सो फोर्स टाइम एक्सटेंशन। अच्छा, 1/2 इन्होंने क्यों लगाया वो मैं आपको समझा देता हूँ। एफ इज हियर, सो इट विल 1/2 केस। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये मेरे साथ लोड है, ये मेरे साथ एक्सटेंशन है। लोड को मैं इंक्रीज करूंगा या फोर्स को मैं इंक्रीज करूंगा तो लोड ई भी इंक्रीज, एक्सटेंशन भी इंक्रीज होता जाएगा। सही है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, सही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं, एफ ई, ये किसका यूनिट है? एफ का है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ई इज योर एक्सटेंशन, यूनिट इज मीटर, सो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी का क्या यूनिट है? 1/2 mv स्क्वायर। दैट इज आल्सो इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेम है दोनों का। सो मींस दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। सो मींस एरिया अंडर द कर्व गिव यू द एरिया ऑफ एनर्जी। सही है। ये एरिया कितना है? ये एरिया, ये मेरे साथ जब दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं मुझे यानी मुझे सारा फुल एरिया आएगा, ये सारा एरिया। लेकिन अगर मैं हाफ करूंगा तो मुझे ये ब्लू लाइन एरिया आ जाएगा। सही है। ठीक, समझ आ गया ना कि हाफ क्यों डालें? लाइन के नीचे नीचे लेने के लिए हम हाफ फिर इसको करेंगे जी, जिस तरह हमारे पास रेक्टेंगल होता है। सही है। ना, एक हाफ आएगा और हम 1/2 ही करेंगे इसको। जी हमेशा यही मतलब ग्राफ ऐसे ही बना होगा और हम हमेशा 1/2 से जी, हमेशा 1/2 से। दिस इज योर फाइनल फार्मूला। सही है। अच्छा, सो एरिया अंडर द कर्व गिव यू द एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी।
यंग मॉडुलस, इसके अंदर बस हम सिर्फ इसके अंदर हम लाइन के ऊपर से एक एफ और ई की वैल्यू ले लेंगे बस ग्राफ में से। जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल इसी तरह करना है। एफ की वैल्यू ई की वैल्यू डिवाइड बाई 2 गिव यू द स्ट्रेन एनर्जी। अच्छा, यंग मॉडुलस एक एक्सपेरिमेंट है। यंग मॉडुलस इज बेसिकली इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। इट गिव यू द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस डिपेंड ऑन योर फोर्स while strain depend on your extension. So अभी मैंने आपको डिस्कस कर ली कि जितना फोर्स मैं इंक्रीज करूंगा या जितना लोड मैं इंक्रीज करूंगा तो मेरे साथ एक्सटेंशन भी इंक्रीज होता जाएगा, राइट? तो एक्चुअली योर फोर्स इज योर स्ट्रेस, ओके, एंड योर एक्सटेंशन इज योर स्ट्रेन। सो एक्सटेंशन आपको क्या देता है कि स्ट्रेन आपको क्या देता है? स्ट्रेन आपको देता है कि कितना एक्सटेंशन आया है और कितना ओरिजिनल लेंथ था। ओरिजिनल लेंथ उसका कितना था और कितना उसमें एक्सटेंशन आया है। लेट से इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। लेट से दिस इज योर 5 मीटर एंड लेट से दिस इज योर 2 मीटर, जो कि एक्सटेंशन आया है, सही है? तो आपने एक्सटेंशन पे ये नहीं लिखना कि 5 + 2 से इज इक्वल टू 7। आपने क्या लिखना है स्ट्रेन के लिए? 2 डिवाइड बाई 5, 7 डिवाइड बाई 5 नहीं लिखना। लोग अक्सर इसमें यह गलती करते हैं कि हमारे पास पहले 5 था, अब पहले 5 था, अब 7 मीटर हो गया, तो बताओ स्ट्रेन कितना होगा? अक्सर एग्जाम में इस तरह देते हैं कि मैं पहले 5 मीटर था, अब 7 मीटर हो गया, तो आप बताओ कि स्ट्रेन कितना होगा? तो आपने इस तरह करना है कि 7 - 5 करना है, डिवाइड बाई 5, ओके? सो दिस इज योर स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज योर फोर्स पर यूनिट एरिया। ये भी आप कांस्टेंट है, याद रखना है। स्ट्रेस मैंने आपसे अभी कह दिया कि फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस डिपेंड ऑन फोर्स, ओके? So young modulus is basically direct proportion to stress and strain. So your young modulus is stress divided by strain, okay? So it will be equal to force divided, stress is force per unit area, okay? Times original length divided by extension. So your young modulus will be equal to FL naught divided by AE. सही है? समझ आ गया आपको? अच्छा, बस चैप्टर इसमें और कुछ नहीं है। ये न्यूमेरिकली भी इजी है, कर लेते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है इतना। ये इसके ग्राफ हैं कुछ किया है, मैं आपको पिक्चर देख रहा हूं। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे इसको, ये आपके बुक में जो अभी हमने एक्सप्लेन कर लिया तो वो उसी तरह है, लेकिन इन्होंने थोड़ा और ज्यादा डीप में एक्सप्लेन कर दिया सर ने। ये देख, इलास्टिक डिफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, सही है? ये आपका इलास्टिक लिमिट हो गया, सही है? यहाँ से इलास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट कर लेते हैं, सही है? ये आपका यील्ड पॉइंट है जहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं जी। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ये आ जाता है। सी के बाद पे ब्रेकिंग पॉइंट आ जाते हैं आपका, यानी उसके बाद ब्रेक हो जाते हैं, सही है? तो ये थोड़ा सा इन्होंने डीप में वो एक्सप्लेन कर दिया आपको कि हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उसके बाद यील्ड पॉइंट आता है, वाई इज योर यील्ड। अच्छा, इसका ये सीक्वेंस आप याद रखा करो, इसमें और कुछ याद नहीं करना। प्लास्टिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन, उसके बाद यील्ड पॉइंट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, उसके बाद मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट, ओके? और इसकी डिफिनीशन भी आप याद कर लो, सही है? इस एक पॉइंट का डिफिनीशन आएगा और इसमें कुछ नहीं आएगा, डिफिनीशन आएगा कि व्हाट इज यील्ड पॉइंट। तो ये आप प्रॉपर डिफिनीशन नेट से पर सर्च कर लो कि यील्ड पॉइंट, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग पॉइंट, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, सही है? ये इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, एक हमारे पास होता है क्रिस्टलाइन मटेरियल, क्रिस्टलाइन, जिसमें हमारे पास सारे पार्टिकल्स एक सीक्वेंस में होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा ओ लेवल में। अच्छा, हमारे पास लेट्स से दिस इज बॉक्स, ओके? और इसमें हमारे पास लेट्स से ये हमारे पास इस तरह, तो ये एक सीक्वेंस में, सारे पार्टिकल सीक्वेंस में, सही है? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में। सो दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज क्रिस्टलाइन मटेरियल, सही है? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे और एक ही सीक्वेंस में होंगे, सही है? सो इसको हम क्रिस्टलाइन कहते हैं, सही है? और ये लॉन्ग रेंज होते हैं। लॉन्ग रेंज इसलिए कि एक स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन मटेरियल में होते हैं, सही है?
और इसका जो बिहेवियर होता है, इन्होंने फिर इसका बिहेवियर भी पढ़ा है कि अगर इस पे मैं स्ट्रेस अप्लाई कर लूँ तो स्ट्रेंथ एक्सटेंशन कितना होगा इसमें से, ये तो वो डक्टाइल होगा। एक हमारे पास होता है ब्रेटल। ब्रेटल जो होता है वो टफ होते हैं, बहुत सख्त किस्म का मटेरियल होता है, लेकिन उस पर जब आप फोर्स अप्लाई कर लो तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आता, वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। जी सही है। जबकि डक्टाइल मटेरियल में हमारे पास डिफॉर्मेशन आते हैं। सही है। पहले अगर आपका एक मटेरियल है, उस पर आप फोर्स अप्लाई कर लो तो वो उसमें एक्सटेंशन आ जाएगा, और फोर्स अप्लाई कर लो तो एक्सटेंशन के बाद वो फिर टूट जाएगा। सही है। जी सो उसको हम डक्टाइल कहते हैं। जबकि ब्रिटल में हमारे पास थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर लो तो वो यानी ब्रेक हो जाते हैं। सही। जिस तरह बिस्कट नहीं होते, या अगर आपने कोई पतीसा लिया हो तो पतीसा उस पर आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर लो तो वो डायरेक्टली डिफॉर्मेशन उसमें कुछ नहीं आता, टूट जाता है, जी जिस तरह बिस्कट होते हैं। तो ये हमारे पास ब्रेटल होते हैं। सही है। जी लेकिन अगर आप क्रिस्टलाइन मटेरियल, वो डक्टाइल होते हैं, उसमें पहले एक्सटेंशन आता है, उसके बाद ही वो ब्रेकिंग पॉइंट पे जाते हैं। सही है। सो अच्छा, आपका एमोर्फस, एमोर्फस वही होता है जिसमें पार्टिकल अलाइन नहीं होते हैं इस तरह, यानी सारे गड़बड़ होते हैं सर। मतलब कि क्लियर नहीं होगा, हाँ क्रिस्टलाइन नॉन, ऑपोजिट हो गया। हाँ नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इसके ऑपोजिट होते हैं। ये देखिए इस तरह है, सारे पार्टिकल इधर उधर होते हैं उसमें। सही है। अच्छा, क्रिस्टलाइन मटेरियल का डायमंड एग्जांपल है। सही है। डायमंड यानी आपका डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन मटेरियल है। सही है। और जो हमारे पास एमोर्फस है उसका आई थिंक ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो आपका ये पेंसिल नहीं होता जो उसका, ये जी जी ये आपका एमोर्फस होते हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। अच्छा, ये सारे हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये माइनस क्यों किया हुआ है यहाँ पे, ये इंटरेस्टेड है टू फाइंड द एनर्जी ऑफ जस्ट दीज 2 पॉइंट्स। सही है। अगर आप इस एनर्जी को फाइंड करोगे, सही है, तो आपने क्या करना है, आपने ये पूरा लेंथ फाइंड करना है। सही है। उसके बाद आपने ये थोड़ा सा, वही वाला है, हम जी ये थोड़ा सा लेंथ फाइंड करने हैं। सो ये रेड लेंथ से ये ब्लू लेंथ को माइनस करने तो आपका आ जाएगा। सही है। समझ आ गया ना कि ये माइनस क्यों किया है। जी जी बस ये इसमें वही है जो हमने अभी डिस्कस की। अच्छा, उसके बाद इन्होंने सिंपल सर ने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास क्रिस्टलाइन मटेरियल में ये कर्व किस तरह बनेगा। जी ये वाला। अच्छा, ये इन्होंने यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि ये इंटरनल एनर्जी उसमें स्टोर होगा। सही है। यानी जी आप फोर्स उस पर अप्लाई करोगे क्रिस्टलाइन मटेरियल पे, तो कुछ फोर्स तो वो यूज कर लेगा एक्सटेंशन में। सही है। और आपका कुछ फोर्स जो है वो अपने साथ स्टोर कर लेगा। आपने देखा होगा जब आप फोर्स अप्लाई कर लेते हो, एक ह्यूज फोर्स किसी आयरन पे, तो वो हीट गर्म हो जाते हैं। सही है। वो गर्म भी हो जाते हैं। तो जी जो आपने फोर्स अप्लाई की है, वो उसने तो एक्सटेंशन भी प्रोड्यूस कर ली, लेकिन उसने हीट भी प्रोड्यूस कर लिया। सही है। वो उसमें स्टोर हो जाता है। सही है। कुछ देर के लिए स्टोर होता है, उसके बाद इन्वायरमेंट उससे छीन लेते हैं वो इंटरनल एनर्जी। सही है। सो ये आप सर ने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि इस तरह ये जाएगा इलास्टिक लिमिट में होगा। चाहिए। उसके बाद इलास्टिक लिमिट से निकल गया, इस इलास्टिक लिमिट से आउट हो गया। सही है। उसके बाद अगर आप लोड रिमूव कर दो तो वो इस तरह आएगा। यहाँ पे अगर आप लोड रिमूव कर दो तो वो तो इस तरह वापस आ जाएगा। सही है। एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आप लोड रिमूव कर दो तो वो इतना एक्सटेंशन रहेगा। यानी अगर आप उसको एक्सटेंड कर लो, सही है, और इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लो, हाँ, तो वो एक्सटेंशन वही रहेगा। तो इस ग्राफ में यही एक्सप्लेन हुआ है। ये सिंपल डायरेक्ट प्रोपोर्शन उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ जी अच्छा, एमोर्फस मैंने आपको डिस्कस की, शॉर्ट रेंज स्ट्रक्चर होता है। सही है। एंड जनरली दे आर सुपर कोल्ड लिक्विड बिकॉज ग्लास जिस तरह है। अच्छा, ये ब्रेटल होते हैं। सही है। ब्रेटल मैंने आपको डिस्कस की, ब्रेटल। अच्छा, पॉलीमर हमारे पास होते हैं जो लॉट ऑफ चेन होते हैं जो हमारे पास होते हैं लाइक दिस। ये आपका पॉलीमर है। सही है। ये प्लास्टिक बैग्स वगैरह ये सारे पॉलीमर से बनते हैं। सही है। लाइक दिस चेन सा होता है। तो उसमें किस तरह डिफॉर्मेशन हो, ये सब ने आपको एक्सप्लेन किया है। ये कर्व्स आप याद कर लो थोड़ा सा कि पॉलीमर में हमारे पास इस तरह होता है। उसके बाद
जो उसका जो जब यहाँ पे चले जाते हैं डिफॉर्म, तो अनलोड के बाद होना तो यही चाहिए था कि इस ये कर्व फॉलो कर लेता, लेकिन वो इस कर्व यहाँ इस तरह आ जाते हैं, और ये दरमियान में जो एनर्जी होते हैं ये आप स्टोर कर लेते हैं अपने, यानी इंटरनल एनर्जी हो जाता है। सही है। सो ये भी आप देख लो, स्ट्रिंग में सर ने आपको किया कि स्ट्रिंग में किस तरह डिफॉर्मेशन होते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे देख लो, इस कर्व को देख लो। अच्छा, ये तो आपने फोर्स अप्लाई कर लिया, कर्व इस तरह चला गया। सही है। तो होना तो यही चाहिए था कि जब मैं लोड रिमूव कर दूं तो ये सारा एनर्जी, यानी एरिया अंडर द कर्व गिव यू द एनर्जी, ये सारा एनर्जी मुझे वापस दे दें। सही है। होना तो ये चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा एनर्जी मुझे दे देता है, ये थोड़ा सा एनर्जी मुझे दे देता है वापस। ये एनर्जी स्टोर कर लेते हैं अपने साथ, या दिस इज, इसको आप लॉसेस भी कह सकते हो कि ये मेरे साथ लॉसेस में कन्वर्ट हो गया, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सही है। इसको आप लॉसेस भी कह सकते हो। सही है। ये तो हम आइडियल केस में बात करते हैं कि हम जब फोर्स अप्लाई कर लें, जितना एनर्जी हमने दी है उतना एनर्जी हमें देगा, लेकिन एक्चुअल में इस तरह नहीं होता, एक्चुअल में लॉसेस एनकाउंटर होते हैं। सही है। सो यही थे, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका?